Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 9, Globalization. Here is the 9th video of this chapter. In this video, we will study about cultural consequences of globalization. Let's start the topic. Cultural consequences. The consequences of globalization are not confined only to the sphere of politics एंड द इकोनॉमी. जब भी बेटा हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियोज़ में देखा. ये कल्चरल एस्पेक्ट के साथ भी उतना ही रिलेटेड है जितना कि इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स से. एंड ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अस इन आवर होम, in what we eat, what we drink, what we wear, and indeed in what way we think. तो ये सभी तरीके से हमारे सोचने पर, हमारे किसी भी चीज़ को फील करने पर, किसी भी चीज़ को जीने पर, खाने पर, या हमारे वे ऑफ थिंकिंग पर हर एक एस्पेक्ट में अफेक्ट करता है, या फिर कहीं ना कहीं उसे इंस्पायर करता है, या फिर दूसरे आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड हैं. एंड इट शेप्स व्हाट वी थिंक आर प्रेफरेंसेस. हमारी प्रेफरेंसेस क्या है, हम किस तरीके से सोचना चाहते हैं, हमारी सोच को क्या प्रेफर करता है हर एक चीज़ में. The cultural effect of the globalization leads to the fear that this process pose a threat to the cultures in the world. और ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ये हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. It does so because globalization leads to the rise of the uniform culture, or what it is called the cultural homogenization. Beta, please underline these two terms and mark it important because you may have 1 mark question over this. अब 2 टर्म्स हैं आपके पास, यूनिफॉर्म इन कल्चर, यूनिफॉर्म कल्चर, या फिर आप ये कह सकते हो कि सभी कल्चर्स का एक साथ इतना ज़्यादा मिल जाना, इतना ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाना, और सभी कल्चर्स का एक साथ मिलकर चलना. ठीक है, एक ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह है कि सब कुछ मिक्स भी हो गया है और इजीली विजिबल भी होता है कि यार हाँ ये इंडियन है, ये वेस्टर्न है, ये ब्राज़ीलियन कल्चर है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी दिखाता है. So, and the rise of the uniform culture is not the emergence of the global culture. प्लीज़ ये ग्लोबल कल्चर नहीं है, क्योंकि सभी देशों का एक कल्चर नहीं हो सकता. पर येस, हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी नेशंस पर्टिकुलरली किसी न किसी देश के कल्चर से अफेक्ट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और उसे अपने कल्चर के साथ मिक्स करते हैं. एंड what we have in the name of the global culture is the imposition of the western culture on the rest of the world. पर जब भी बेटा हम लोग कल्चर्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग ये नेशंस मानते हैं कि हमें वेस्टर्न नेशंस ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है नेगेटिवली, और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर उनके कल्चर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, और अपने नेशन के कल्चर को छोड़ के लोग वेस्टर्न नेशन के कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और प्रैक्टिस करें. And we have already studied this phenomena as a soft power of the US hegemony in chapter 3. The popularity of the burger and blue jeans, some argues, has a lot to do with the powerful influence of the American way of life. और बेटा इन सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि हम वेस्टर्न कल्चर से इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये और रियलिटी में देखा जाए तो ये क्या है, ये वेस्टर्नाइजेशन है, ये अमेरिकनाइजेशन है, या फिर एक अमेरिकन टर्म का, या फिर अमेरिका की जो हेजमनी है जिसकी बात हम लोग 3rd चैप्टर में उसके सॉफ्ट पावर के रेफरेंस में कर आए हैं. तो ये उसका सॉफ्ट पावर है जो कि धीरे धीरे करके नेशंस को उसके कल्चर की तरफ अट्रैक्ट करता है. जो उसका ब्लू जीन्स का कल्चर है, जो उसका बर्गर वाला कल्चर है, या फिर उसका जो मैकडोनलाइजेशन है, मैकडोनल्ड्स वाला जो कल्चर है, वो यंगस्टर्स में, लोगों की आइडियोलॉजीज़ में
धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा इनकलकेट कर दिया गया है, इतना ज़्यादा बैठा दिया गया है कि, और वो यंगस्टर्स और आज के टाइम पीरियड पर जो आइडियोलॉजी है, लोग मानते हैं दैट वट एवर इज़ द वेस्टर्नाइजेशन, इट इज़ ट्रू, इट इज़ करेक्ट एंड इट विल मेक देम मोर कूल एंड मेक देम मोर मॉडर्न, कुछ इस तरीके से. एंड thus the culture of the politically and economically dominant society leaves its imprints on the less powerful society, and the world begin to look more like a dominant power of the wishes to be like it, और वो उसी की तरह करना शुरू करते हैं. Those who make this argument often draw attention to the McDonaldization. लोग मैकडी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने शुरू हुए शुरुआती दौर में, जब ग्लोबलाइजेशन आया, और धीरे धीरे करके जो वेस्टर्न आउटलेट्स हैं, जो कैपिटलाइजेशन के इस दौर में या ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो इस अलग अलग नेशंस में एंटर हुए, मार्केट्स में एंटर हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद करना शुरू करा, और उनको लगने लगा कि अगर हम लोग इन आउटलेट्स को फॉलो करेंगे, यहाँ पर जाना शुरू करेंगे, तो द पीपल विल थिंक दैट वी आर वेरी मॉडर्न एंड वेस्टर्नाइज्ड and of the world, and with culture seeks to buy into the dominant American dreams, and this is dangerous not only for the poor countries, क्योंकि अगर आप पुअर कंट्री में ये सारी चीज़ें करना शुरू करोगे तो उनका कल्चर, उनके जो आउटलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वॉश आउट होने शुरू हो जाएंगे. बट फॉर द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, क्योंकि कई बार है ना, सिर्फ हम जॉब या फिर अपने कल्चर को बचाने के लिए के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो ह्यूमैनिटी है, क्योंकि उस कल्चर के साथ जीती है, ठीक है, अगर वो कल्चर ख़त्म हो जाएगा, वो डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, तो शायद उस तरीके से ह्यूमनिज़म भी कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. एंड फॉर इट लीड्स टू दी श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चर एंड द हेरिटेज ऑफ द इंटायर ग्लोब. और जो एक वर्सटाइल चीज़ें हमें दिखती हैं, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वो धीरे करके कहीं श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, और गिने चुने 2-4 कल्चर हमें देखने को मिलेंगे, और डाइवर्सिटी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन इतना ज़्यादा ओवर पावर कर चुका होगा इस ग्लोबलाइजेशन के पूरे दौर में. And at the same time, it would be a mistake to assume that cultural consequences of the globalization are only negative. ये मानना गलत होगा, क्योंकि देखो बेटा, हम हर एक कॉन्सिक्वेंसेस के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों पढ़कर आए हैं, तो हमें हर एक कॉन्सिक्वेंसेस के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों देखने पड़ेंगे, और दोनों ही तरीके से हम लोग अफेक्ट होते हैं. तो अगर कल्चर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उसके कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमारे पास हैं. कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग, ये स्टैटिक नहीं है, इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये हमेशा चलता रहता है. इसमें नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, कुछ चीज़ें बाहर चलती जाती रहती हैं, तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी. ऑल कल्चर्स कॉन्सेप्ट outside influence all the time. Some external influences are negative because they reduce our choices, क्योंकि हम सिलेक्टेड चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, तो हमारी चॉइसेस धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों का टेस्ट बदलना शुरू हो जाता है. बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज आवर चॉइसेस. कई बार हमें मार्केट में ज़्यादा सामान भी देखने को मिलता है, वैरायटी में सामान देखने को मिलता है, तो हमारी चॉइसेस ज़्यादा भी हो जाती हैं. एंड the burger is no substitute for the masala dosa, and therefore does not pose any real challenge, क्योंकि मसाला डोसा lover will only eat मसाला डोसा, they will not switch their selves to the burger. तो कुछ चीज़ें हमें क्या लगता है कि कोई भी नई चीज़ वैरायटी आ जाए, in the end we want Indian food as a meal. इसके बाद it is simply added on to our food choices, and blue jeans on the other hand can go well with the like जो हमारे लोकल जो क्लोथ्स हैं, या फिर जो हमारा इंडियन जो फैब्रिक है हम लोग, या उन इंडियन जो ड्रेसेस हैं, कई बार हम लोग पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज ना होकर, और हम कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि हम दोनों को मिक्स कर लें. लाइक फॉर एग्जांपल कुर्ता विद जीन्स, तो ये क्या किया हमने, इंडियन भी अपने पास रखा, और हमने कहीं हद तक वेस्टर्न भी अपनाने की कोशिश की. हेयर द आउटकम of outside influence is new combination that is unique. It's a khadi kurta worn over the jeans.
interestingly, this clothing combination has been exported back to the country, and that gave us blue jeans, so that it is possible to see young Americans wearing the kurta and jeans. So it was the culture, it is the culture which is accepted by all over the world, या global level पे एक्सेप्ट किया गया. और ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकन कल्चर है वो किसी और कल्चर से इंस्पायर नहीं होता, वो भी दूसरे नेशन के कल्चर से इंस्पायर करता है, तो होता भी है. एंड वाइल कल्चरल होमोजेनाइजेशन, बेटा आप है ना कुछ इस तरीके से याद रखें कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब है एक होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सब कुछ इतना ज़्यादा मिक्स हो गया है कि आप उसे अलग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. और जब हमारे पास दूसरा वर्ड आता है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, कि आपने कल्चर मिक्स किया पर फिर भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये वाला कल्चर है, ये वाला कल्चर है. तो होमोजेनाइजेशन एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा एक ग्लोबल कल्चर आना शुरू हो गया है, ठीक है. पर कोई ग्लोबल कल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती, पूरी दुनिया एक कल्चर फॉलो नहीं कर सकती. तो होमोजेनाइजेशन चीज़ें नेगेटिव हैं. हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब है कि आपका एक यूनिक कल्चर है और आपने दोनों को मिक्स करके एक नया कल्चर बना दिया, उसमें आपके नेशन के कल्चरल आइडेंटिटी, दूसरे नेशन की कल्चरल आइडेंटिटी, दोनों चीज़ें ईजिली आप विजुअलाइज कर सकते हैं. तो विच इज़ समथिंग क्वाइट गुड. दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही टर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं. 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार आते हैं, कई बार 2 मार्क क्वेश्चन में दोनों को एक साथ भी पूछ लिया जाता है. तो द सेम प्रोसेस ऑल्सो जनरेट प्राइसली the opposite effect. It leads to each culture become more different and distinctive, यानी कि कई बार एक अलग कल्चर बन जाता है, कई बार इजीली आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं. दिस इज़ द फिनोमिना विच इज़ नोन एज द कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन. This is not to deny that there remain difference in power when cultures interact, but instead more fundamentally to suggest that cultural exchange is रेयरली वन वे. पर हम लोगों को, जैसे कि हम लोग ये मान कर चलते हैं कि जो जैसे कि अब तक ये था कि वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो दूसरे नेशंस के कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते, बट हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी है दैट इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, नॉट 1 वे ओनली. तो अगर हम किसी को कल्चर दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ऑब्वियसली हम भी उनसे कल्चर बोरो करते हैं, चाहे रिस्ट्रिक्टेड वे में करें, बट वी यूज़ टू फॉलो दैट कल्चर एज वेल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरीके से इंडिया इंस्पायर होता है और इंडिया इंस्पायर करता है ग्लोबलाइजेशन को, किस तरीके से उसने दूसरे नेशंस के आइडियोलॉजी को भी फॉलो किया है, एलपीजी की पॉलिसी को फॉलो किया, तो हम उसके बारे में बात करेंगे.